क्लास है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। और जैसे कि सब्जेक्ट की बात करें तो आज आपके टेक्निकल में जो फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है वो आपका एफओ से स्टार्ट हुआ है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है। और सेकंड जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टार्ट हो रहा है ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। इससे पहले जो सब्जेक्ट है ये आपके सुनील सैनी सर करवा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें और एफओसी की बात करें तो आज जैसे सैनी सर ने कुछ आपको जो पॉइंट्स बताए होंगे उन्हीं पॉइंट्स को मैं आपको स्टार्ट करके और उन्हीं पॉइंट्स पे डेप्थ लेवल तक की बातें करेंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बेसिक जो पार्ट होता है वो आप एफओसी में पढ़ लेते हो। जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होता है उसमें भी आप इसका बेसिक पार्ट पढ़ लेते हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में आप इसको फिर डेप्थ लेवल तक पढ़ते हो। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास में जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं उससे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स से हम अपनी बात करते हैं और कंपोनेंट्स से बात करके फिर आगे हम बढ़ेंगे और फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखो, जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आपके कंप्यूटर के? दो मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके पास क्या होता है, हार्डवेयर होता है, और एक क्या होता है आपके पास में, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, एक हार्डवेयर होता है, एक आपके पास में सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। अब यहाँ पे अगर पॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन जो रूप होता है वही हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स कहलाता है। ठीक, तो इसी में अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम पढ़ने वाले, अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो इस सब्जेक्ट्स को हम जिस टाइप से हम पढ़ने वाले हैं उसमें मैं बता देता हूँ आपको। जो आपकी वैकेंसी जो बीसीआई की वैकेंसी है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, इसमें बेसिकली आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बीसीआई की वैकेंसी में आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट है ना वो कंबाइंड दे रखा है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको क्या दे रखा है, कंबाइंड दे रखा है। आपके सिलेबस में जब आप देखोगे तो आपको कंबाइंड मिलेगा दोनों ही पार्ट। कौन कौन सा पार्ट आपका, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, लेकिन इन दोनों ही पार्ट को हमें सेपरेट पढ़ना होता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ये एक दूसरे से कोरिलेट जरूर होते हैं बट हमें स्टडी इनकी सेपरेट करनी होती है। और अगर हम सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें, एससीए की बात करें, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की अगर बात करें तो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सेपरेट एक सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सेपरेट एक सब्जेक्ट रूप में दे रखा है और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ये आपको एक सेपरेट एक सब्जेक्ट रूप में दे रखा है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और जो आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट है ये आपको सेपरेट एक सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है। लेकिन हम यहाँ पे दोनों ही यूनिट्स को, दोनों ही सब्जेक्ट को हम यहाँ पे सेपरेट पढ़ेंगे, चाहे फिर आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो चाहे सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो। लेकिन हाँ, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा एड ऑन के रूप में पढ़ा जाएगा। किसमें? इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अगर सीनियर की बात करेंगे तो हमारे पास में कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा है जो हमें सिर्फ सीनियर के लिए पढ़ने हैं, बट हाँ मैक्सिमम जो पॉइंट है वो आपके बेसिक में भी कवर हो जाएंगे क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सेपरेट पढ़ेंगे और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को हम सेपरेट पढ़ेंगे। अगर हम इन दोनों सब्जेक्ट की बात करें तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वेटेज होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। अगर लास्ट ईयर एग्जाम की बात करें तो लास्ट ईयर एग्जाम में आपके लगभग 6-7 के समथिंग जो क्वेश्चंस थे वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे गए थे, जबकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो क्वेश्चन बने थे ये आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बने थे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए थे ना। तो ये जो आपके सब्जेक्ट्स के रूप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट होता है इसमें क्वेश्चंस की संख्या हमेशा ही ज्यादा होती है। क्वेश्चंस हमेशा ज्यादा पूछे जाते हैं किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके पीछे मेन रीजन ये होता है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली हार्डवेयर के साथ काम करने की बात करता है। इनको एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझना स्टार्ट करेंगे और फिर डेप्थ लेवल तक जाएंगे, हर एक पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जितना भी आपके सारा जो पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें हम सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। किसमें? बीसीआई में, सॉरी एससीआई में, बट बीसीआई में इसमें क्या करेंगे, लिमिटेशन तक पढ़ेंगे क्योंकि बीसीआई सिलेबस में आपको क्या दे रखा है, एक लिमिटेशन तक ही पोर्शन दे रखा है। ठीक, अच्छा, अगर इन दोनों सब्जेक्ट की बात करें तो दोनों सब्जेक्ट को मिला के हम मान के चल रहे हैं कि आपके जो बीसीए की वैकेंसी है उसमें लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये सब्जेक्ट दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। अगर इन सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो इतने प्यारे सब्जेक्ट है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सब्जेक्ट्स के रूप में हम। पहला सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, कंप्यूटर की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास भी दो कंपोनेंट्स के रूप में हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है।
एक हम हार्डवेयर की बात करते हैं, एक हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक। अब जैसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात करें तो भाई हार्डवेयर कंपोनेंट्स के रूप में जनरली अगर बात करें, जैसे अभी सैनी सर ने आपको बताया होगा कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसमें 3 यूनिट्स होती हैं। 3 यूनिट्स में जैसे इनपुट यूनिट बताई होगी, प्रोसेसिंग यूनिट बताई होगी, आउटपुट यूनिट बताई होगी। अब सैनी सर ने प्रोसेसिंग यूनिट को मे भी शायद सिस्टम यूनिट के नाम से कह दिया होगा आपको, है ना। तो एक ही बात है, सिस्टम यूनिट कह दो, प्रोसेसिंग यूनिट कह दो, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास में भाई हम करते क्या है, हम कंप्यूटर्स के अंदर हम कुछ इनपुट देते हैं। क्या देते हैं? कुछ इनपुट देते हैं, और जो हम इनपुट देते हैं उसी के बेस पे कंप्यूटर हमें क्या देता है? रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास में हम कहते हैं भाई हम क्या देते हैं, कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, और जो इनपुट दिया जाता है उसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। जब आप इनपुट दोगे उसकी क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी, और उसी के बेस पे आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, जिसे हम कहते हैं हमारे पास में रिजल्ट्स होता है, ठीक है। और इसी के बेस पे हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो पूरा क्या करता है? कार्य करता है, ठीक। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें, जनरल कंप्यूटर डेफिनेशन की बात करें, तो भी कंप्यूटर की हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तब भी हम यही कहते हैं कि कंप्यूटर हमारे पास में एक कंप्यूटेशनल डिवाइस होता है। कंप्यूटेशन मतलब हमारे पास में एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमें प्रोसेसिंग करके देता है। जो हम इनपुट डेटा देते हैं उस इनपुट डेटा का हमें प्रोसेसिंग करके देता है। लेकिन कंप्यूटर अपने आप कभी भी प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग करने के लिए आपको पहले से कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, पहले से कंप्यूटर को सारी की सारी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि आपको इनपुट किए गए डेटा के साथ कैसे क्या करवाना है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जो भी टास्क आप परफॉर्म करने वाले हो उस टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए कंप्यूटर के पास पहले से प्री डिफाइंड क्या होना चाहिए? प्रोग्राम होना चाहिए। और जब तक आपके कंप्यूटर में पहले से कोई प्री डिफाइंड प्रोग्राम नहीं है तब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। इवन कि आपका कंप्यूटर ऑन भी नहीं हो सकता अगर आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम नहीं है। तो आपके पास में अगर कंप्यूटर के रूप में सिर्फ ढांचा है ना, कंप्यूटर का हार्डवेयर का सिर्फ ढांचा है, तो आप कंप्यूटर को ऑन तक नहीं कर सकते अगर आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम नहीं है। तो इसका मतलब है कंप्यूटर को ऑन होने के लिए भी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोग्राम की जरूरत होती है। तो अब ये प्रोग्राम का मतलब क्या होगा भाई? प्रोग्राम मतलब होता है कि हम कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जो कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन जो देते हैं ना, जिस टाइप से हम कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उसी का कलेक्शन हमारा क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब जब उसका कलेक्शन हमारा सॉफ्टवेयर बनता है तो हम बेसिकली सॉफ्टवेयर को फिर कैटेगराइज कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या कर लेते हैं? कैटेगराइज कर लेते हैं। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करवाते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम को जो सॉफ्टवेयर संचालित करवाते हैं उन सॉफ्टवेयर को हम क्या कर लेते हैं? क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से पता लग रहा है ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को संचालित करवाने के लिए बनाए गए। किसी भी सिस्टम को संचालित करने के लिए आपने जो सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके किस कैटेगरी में आ जाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आ जाएंगे। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप पढ़ते हो, और जो आपका पूरा जो सिलेबस में आपका जो यूनिट्स के रूप में जो सब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम को संचालित करने के लिए बनाया गया है, ठीक। अच्छा, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर एक सिंगल प्रोग्राम तो होगा नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो कि अलग अलग कैटेगराइज होते हैं, और अलग अलग कैटेगराइज होके ये पूरे के पूरे सिस्टम को संचालित करवाता है। इसके अलावा अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर ग्रुप में ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहे हैं जो कि सिस्टम को संचालित करवाने के लिए बनाए गए? जैसे मान के चलो आपने सपोज करो आपने क्या किया, आपने एक नया प्रिंटर परचेज किया। अब जो आपने नया जो प्रिंटर परचेज किया उस प्रिंटर को जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच कर रहे हो तो वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई? क्योंकि जो नया जो हार्डवेयर है ना, उस हार्डवेयर को संचालित कैसे किया जाएगा ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नहीं पता। तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसका ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। तो अब देखो, जो ड्राइवर हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो ड्राइवर इंस्टॉल करने का मतलब है कि वो ड्राइवर उस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या करेगा? संचालित करेगा। तो इसलिए हमारे पास में जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, वो भी किस टाइप सॉफ्टवेयर होते हैं? किस टाइप सॉफ्टवेयर होते हैं?
सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं, डिवाइस ड्राइवर। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आ जाएंगे? इसके अलावा कौन कौन से और सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आ जाएंगे? अब देखो, कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए बनाए जाते हैं। अब देखो, उनको हम वैसे तो कहते हैं, भाई वो आपके यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, है ना, वो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ना। लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, तो ना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। तो इसका मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल बताओ। जैसे डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कि आपके डिस्क क्लीनअप जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके सारे किस टाइप सॉफ्टवेयर होते हैं? वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी बात करें तो इसके अंदर कौन सॉफ्टवेयर आ जाएगा? जैसे आपका आ जाएगा डिस्क क्लीनअप का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, आपके जो डिफ्रेगमेंटेशन वगैरह सॉफ्टवेयर होते हैं सारे किसके पार्ट होते हैं? वो आपके इसके पार्ट होते हैं। अब देखो ना, ये जो पार्ट आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पार्ट होता है इसको आप सेपरेट भी पढ़ सकते हो, लेकिन इसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी हिस्सा मान सकते हो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ग्रुप में हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपके पास में कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होते हैं, ये सारे किसके कैटेगरी के? ये सारे इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे आप कौन सा क्या हो गया आपका? कंपाइलर हो गया, मतलब ये क्या हो गया? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, है ना। कंपाइलर के बजाय हम क्या लिख सकते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी लिख सकते हैं इसको, है ना। ये सब किस कैटेगरी में आ गए? इसी कैटेगरी में आ गए। अब देखो, ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर मैं कैटेगरी बता रहा हूं, ये सारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि बेसिकली आपके सिस्टम का मतलब है कि आपके जो ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, इस पार्ट को संचालित करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब हार्डवेयर को संचालित करने के लिए बनाए जाते हैं। वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके किस कैटेगरी में आ जाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में जाते हैं। जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आता है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को सिस्टम पे संचालित करवाने के लिए आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करके देता है, और कन्वर्ट करके देता है जिससे कि आपका प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर क्या कर सके? वर्क कर सके। अच्छा, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके इस कैटेगरी में आ गए। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी सॉफ्टवेयर बात करते हैं, और दूसरी कैटेगरी जो सॉफ्टवेयर बात करते हैं वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वो सॉफ्टवेयर आता है कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हम बात करते हैं कौन सॉफ्टवेयर आते हैं आपके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब नाम से पता लग रहा है एप्लीकेशन मतलब भाई सिंपल सी बात है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं उन सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जितने सॉफ्टवेयर बनते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट आपकी है भाई, आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक एप्लीकेशन लिखनी है, तो भाई सिंपल सी बात है, आप किसको काम में लेते हो? एमएस ऑफिस को काम में लेते हो। एमएस ऑफिस का जो आपका सॉफ्टवेयर सूट आता है उसके अंदर एमएस वर्ड है, उसकी हेल्प से आप क्या लिख सकते हो? एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करना चाहते हो। लार्ज अमाउंट डेटा को मैनेज करने के लिए आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिया। ठीक, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर कोई भी मूवी प्ले करना चाहते हो तो कोई भी मीडिया प्लेयर आपने इंस्टॉल कर लिया। आपने कोई भी क्या कर लिया? आपने मीडिया प्लेयर आपने क्या कर लिया? इंस्टॉल कर लिया। वीएलसी मीडिया प्लेयर आपने इंस्टॉल कर दिया। ये सारे कैटेगरी किस कैटेगरी सॉफ्टवेयर है? ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी के। अब लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था ना 2022 में, उसमें एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? कल की क्लास के अंदर मैंने डिस्कशन किया था क्वेश्चन, तो लास्ट ईयर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब देखो, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, उसमें से क्या दे रखे थे? उसमें से 3 नाम तो यहां से दे रखे थे और 1 नाम यहां से दे रखा था। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरी है ये हम एफओसी में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये मैं ही पढ़ाऊंगा पूरा, ये एफओसी में पढ़ेंगे, लेकिन जनरली मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करना है। इससे पहले मैं आपको ये पार्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मेन जो ना मेन कंपोनेंट्स के रूप में हम बात करेंगे। भाई हम पढ़ेंगे क्यों, वाई, इस सब्जेक्ट को हम इतना ज्यादा वेटेज क्यों देते हैं, ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हमारे पास में जो मेन जो हमारा पार्ट है वो मेन पार्ट किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना वो एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के रूप में जो आपके मेन जो मेजर जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अगर मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा, आप किसकी बात करूंगा? मैं बात करूंगा मेमोरी की। मैं बात किस करूंगा? मैं बात करूंगा प्रोसेसर की। मैं बात करूंगा प्रोसेसर की। मैं बात करूंगा किसकी? मैं बात करूंगा आईओ की, इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करूंगा।
तो ये जो आपके पास में मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन मेन कंपोनेंट्स के लिए ये सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, कार्य करता है। मतलब आप कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जो जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट लगे होते हैं ना, उन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को काम करवाने के लिए सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो ना, वो पहला सॉफ्टवेयर आपका कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आपका कंप्यूटर्स के अंदर जो पहला सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल करने की बात करते हो, तो वो सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता है तो वो सॉफ्टवेयर आपकी सेकेंडरी मेमोरी में इंस्टॉल होता है। किस में इंस्टॉल होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। अब आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, आपकी प्राइमरी मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या है, कैटेगरी है। अब ये सारे पार्ट आप एफओसी में सेपरेट पढ़ते हो कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी है, लेकिन उनका जो डेप्थ रूप है ना, वो फिर मेरे से पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक बार आप हेडिंग डाल के स्टार्ट करो आज की क्लास, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई जिन भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन कोर्स परचेज करा है, उन स्टूडेंट को बेसिकली आपके कोर्स के साथ में, जैसे मान चलो आपने टेक ओनली कोर्स परचेज किया, तो टेक ओनली कोर्स के साथ में आपको टेक ओनली रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो अगर स्टूडेंट एडवांस में क्लास देखना चाहता है, तो टेक ओनली रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर आप सब्जेक्ट की एडवांस भी क्लास देख लिया करो, जिससे कि आपको फिर सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, और फुल कोर्स लिया है तो फुल कोर्स में आपको फुल कोर्स की रिकॉर्डेड क्लास मिली है। क्या कर रहे हो भाई, ऑफलाइन? जी बिल्कुल, जिन भी स्टूडेंट ने ऑफलाइन फीस सबमिट करवा दी है, उनको ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। आज अपना ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करवा के जाना, है ना, ऑनलाइन कोर्स एक्सेस मिलेगा। आप सभी ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अपनी नोट्स कॉपी अलग से बनानी है। सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरे सब्जेक्ट्स में आप ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की नोट्स कॉपी, आप एक ही नोट्स कॉपी बना लेना। एक ही नोट्स कॉपी में दोनों सब्जेक्ट्स आप कवर हो जाएगा, और इस नोट्स कॉपी में एक सब्जेक्ट और भी कवर हो जाएगा आपका, चाहोगे तो। अगर आपकी नोट्स कॉपी की साइज़ ठीक ठाक है तो 3 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे आपके। और साथ में जब मैं आपको सेकंड सब्जेक्ट लेके आऊँगा, तो नेटवर्क की और सिक्योरिटी की आप एक सेपरेट कॉपी बनाना, है ना। नोट्स आपके सभी के सेपरेट आपके अच्छे से बनने चाहिए। और ध्यान रखना, जो भी सब्जेक्ट आप स्टडी करोगे, उस सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसको हम सब्जेक्ट टेस्ट या टॉपिक टेस्ट के नाम जानते हैं। तो आपके हर 7 से 10 दिन में एक सब्जेक्ट टेस्ट होगा। सब्जेक्ट टेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में कंडक्ट होगा। ऑफलाइन स्टूडेंट को भी सब्जेक्ट टेस्ट देना है, ऑनलाइन को भी देना है। ठीक, आप एक भी सब्जेक्ट टेस्ट मिस मत करना। अगर आप मान की बाई चांस मान चलो आपने कोई 1-2 टॉपिक मिस भी कर दिया, तो सब्जेक्ट टेस्ट मिस मत करना। और सब्जेक्ट टेस्ट के सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और उन सब्जेक्ट टेस्ट को आपको अपने नोट्स कॉपी के साथ ही रखना है। जो सब्जेक्ट टेस्ट जिस पॉइंट्स पे होगा, वो अपने नोट्स कॉपी के साथ उन सब्जेक्ट टेस्ट को लगा लेना। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको हम इसी पैटर्न्स पे ऑलरेडी हम बैच कंप्लीट भी करवा चुके हैं, ऑलरेडी बैच रनिंग भी है। ठीक, अब देखो ये जो इनकी डेफिनेशन है ना, ये सारी डेफिनेशन आप किस में पढ़ लोगे, एफओसी में पढ़ लोगे। मेरा जस्ट इतना से मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर मूव ऑन करवाऊंगा। ठीक है, इनकी डेफिनेशन आप किस में पढ़ोगे, एफओसी में पढ़ लोगे। ठीक, अब देखो, अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में जो हमारे आज के दिन हम नेक्स्ट जिस पॉइंट पे हम बात करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स बात करने वाले हैं। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है ना, वो होता तो एक सॉफ्टवेयर होता है। वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी का एक सॉफ्टवेयर होता है, जो कि कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट को संचालित करने के लिए बनाया जाता है। ठीक, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, तो देखो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर हम सबसे पहले आगे जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, वो पॉइंट ये कि भाई हमारे पास में, हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास में क्या है,
कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। जैसे हार्डवेयर की बात करें तो हम यहाँ बात करें सीपीयू की बात कर रहे हैं, है ना, हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, आईओ की बात कर रहे हैं। ठीक, ये सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छे समझ लग जाओगे। जब मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बाद जब मैं आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा ना, तो आपको सीपीयू को भी पूरा कंप्लीट खोल के बताने वाला हूँ। सीपीयू के अंदर हर एक पार्ट को बहुत डेप्थ तक पढ़ाने वाला हूँ। और एक्चुअल में आज तो हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं, जबकि जब हम रियली में जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि प्रोग्राम तो बहुत बड़ी चीज़ है। कंप्यूटर के अंदर तो इंटरनली पॉइंट्स पे जाके आपके 0 1 की फॉर्म में जो बाइनरी डेटा होता है ना, उस पे कार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे हमारे पास जितने भी जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, इन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को वर्क करवाने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर को काम में लेंगे और उसी सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। ठीक, अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होता है वो बेसिकली आपकी सर्विस देता है किसको, यूजर को, लेकिन यूजर को सर्विस वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको क्या करता है, यूजर्स जो होते हैं उन यूजर को सर्विस देता है, लेकिन यूजर को सर्विस किसके थ्रू देता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थ्रू। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कौन होता है, यूजर होता है। डायरेक्टली इंटरेक्ट कौन होता है, यूजर होता है। जैसे कि अगर नॉर्मल अगर बात करें तो भाई आपके सबके हाथ में जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन को जो आप यूज कर रहे हो ना, तो उस मोबाइल फोन को आप यूज इसलिए कर पा रहे हो कि उस मोबाइल फोन के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंस्टॉल्ड है। जनरली आपके मोबाइल फोन के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है, इंस्टॉल होता है। और जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, उस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर आपने क्या कर रखी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जो ऐप है, जैसे आपके अलग अलग जो ऐप है ना, आपकी व्हाट्सएप की ऐप है, फोन पे की ऐप है, गूगल पे की ऐप है, जितनी भी ऐप आपको दिखाई दे रही है, वो सारी एप्लीकेशन जो होती है, वो सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू आपके मोबाइल्स के अंदर जो कंपोनेंट्स के रूप में जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि हमारे पास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, अगर इसमें डेफिनेशंस की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अगर मैं डेफिनेशन बात करूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये इंटरफेस बन रहा है, किसके बीच का इंटरफेस बन रहा है, हार्डवेयर और यूजर्स या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक इंटरफेस होता है किसके बीच का, हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर्स के बीच का। ठीक है, तो लिख लीजिए एक बार, ये नोट डाउन करके इसका पॉइंट लिख लीजिए, नोट डाउन करो, पॉइंट लिख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच का इंटरफेस होता है, यूजर के बीच का इंटरफेस होता है। अब जैसे इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी हम क्या करेंगे, अब कैटेगराइज करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हमारे पास में एक अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तो क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन रूप है। तो अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे, तो इसको कैटेगराइज करके हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर एक पार्ट किसका होता है, एक पार्ट होता है कर्नल का, एक पार्ट किसका होता है, एक पार्ट होता है सेल का। तो उसको कैटेगराइज करेंगे, एक पार्ट कर्नल का होता है, एक पार्ट सेल का होता है। सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरेक्ट करता है, कर्नल हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो वो पार्ट भी हम देखेंगे, सेल कर्नल्स को भी समझेंगे कि सेल क्या होता है, कर्नल क्या होता है, उस पार्ट को भी समझेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम थोड़ा सा और डेप्थ तक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, उन पार्ट्स में हम बात करते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कर्नल। तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं।
ठीक, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के रूप में हमारे पास जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, आईओ हो गया, इन सभी से इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक पार्ट काम करता है, और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? उस पार्ट को हम कहते हैं कर्नल। क्या कहते हैं? कर्नल। देन कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर कंपोनेंट होता है, और कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम्स का सबसे मेन कंपोनेंट होता है जो डायरेक्टली हार्डवेयर से कार्य करता है। जो डायरेक्टली किस पर कार्य करता है? जो डायरेक्टली हार्डवेयर पे कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं क्या? कर्नल। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ब्रेन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन कहते हैं। अब देखो, कर्नल के बाद हमारे पास में नेक्स्ट जो पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अदर प्रोग्राम का आता है। फिर हम कहते हैं कि कर्नल के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अदर प्रोग्राम का पार्ट आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अदर प्रोग्राम का पार्ट आ जाता है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंपोनेंट्स होता है उसको हम बोलते हैं सेल। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। सेल। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, उस कंपोनेंट्स को हम कह रहे हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं उस कंपोनेंट क्या करें हम? एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम कह दो या सॉफ्टवेयर कह दो, ना एक ही बात है ना। एप्लीकेशन प्रोग्राम कह दो, सॉफ्टवेयर कह दो। और उसके बाद में यहाँ पे जो इंटरेक्ट करता है, वो इंटरेक्ट कौन करता है? यूजर करता है। अब पॉइंट समझो, देखो आप पॉइंट समझो कि जो यूजर की जो कमांड है, यूजर की जो कमांड है, उस यूजर की कमांड को सिस्टम कमांड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो पार्ट काम करता है, वो पार्ट कौन काम करता है? सेल काम करता है। इसका मतलब है कि जितनी भी एप्लीकेशन आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, उन सभी एप्लीकेशंस का जो डेटा होता है ना, उसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है कि वो सिस्टम पे क्या कर सके? सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सके। अब सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो कि भाई आपको क्या करना है, आपको जस्ट इतना सा काम करना है, 2 नंबर का सम करना है। ठीक, आपको करना है 2 नंबर का सम करना है, 3 + 5 करना है, इस 2 नंबर का सम करना है। तो इस 2 नंबर को सम करने के लिए आप क्या करते हो? प्रोग्राम बनाते हो। अब देन प्रोग्राम आप किसी भी लैंग्वेज बना सकते हो, उसके लिए यूजर बाउंड नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज को फॉलो करते हो प्रोग्राम बना सकते हो, मतलब कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है जिसमें आप इस प्रोग्राम को बना सकते हो। ठीक, अब मान के चलो मैंने किसी भी लैंग्वेज काम में लिया, जैसे मान के चलो मैंने जावा काम में लिया और मैं लिखा यहाँ पे इंट a = कितना? 3 लिया। ठीक है, फिर मैं लिखा यहाँ पे इंट b = क्या लिया मैंने? यहाँ पे 5 लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने क्या इंट c = क्या कर दिया मैंने? a + b कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा system.out.println। अब कहोगे सर आप इतनी बड़ी बड़ी चीज अभी से बताने लग गए। कुछ मत समझो, इसको जस्ट इतना समझो, यहाँ पे जस्ट मैं एक कंप्यूटर का एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ। जस्ट मैं क्या काम कर रहा हूँ? कंप्यूटर का एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ठीक, अब सिंपल सी बात है, कंप्यूटर का जो आप प्रोग्राम ये लिखने वाले हो, ये प्रोग्राम आप सीखोगे ना। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सेपरेट आपके कोर्स में है, आप सारी चीजें सीखोगे। अब यहाँ पे जो ये प्रोग्राम मैंने लिखा है ना, ये प्रोग्राम यूजर अपने अकॉर्डिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकता है, लेकिन इस प्रोग्राम के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, वो कार्य ये किया जाएगा कि यहाँ पे 2 नंबर का सम करवाया जाएगा। 2 नंबर का सम करवाने के लिए हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को काम में लेना होगा। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं ना, उनकी हेल्प से हमें क्या करना है? हमें इन 2 नंबर का सम करवाना है। तो जो आपके पास में जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर आपने जो ये जो प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आप ये चाहते हो कि इस प्रोग्राम के द्वारा 2 नंबर का सम करके और रिजल्ट्स आप डिस्प्ले करना चाहते हो, ये प्रोग्राम आपका ये बता रहा है। ये जो प्रोग्राम है ना, ये एक जावा का छोटा सा प्रोग्राम है, और ये बता रहा है कि इस प्रोग्राम के द्वारा 2 नंबर का सम किया जाएगा और रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा किस पे? मॉनिटर पे। अब ना रिजल्ट डिस्प्ले जो मॉनिटर पे किया जाएगा ना, वो मॉनिटर भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, और जो 2 नंबर का सम किया जाएगा ना, उसके लिए भी पूरा पूरा हार्डवेयर काम कर ले। कौन सा हार्डवेयर? ये वाला हार्डवेयर काम करेगा, तब जाके 2 नंबर का सम होगा। तो अब ये जो यूजर का प्रोग्राम है ना, इस यूजर के प्रोग्राम को सबसे पहले सिस्टम कॉल में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है? सिस्टम कॉल में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये आपके लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब आप इंटरनल लेवल पे इस चीज को देखोगे, तो इंटरनल लेवल पे ये जो है ना, ये एक राइट सिस्टम कॉल होता है। क्या होता है? राइट सिस्टम कॉल होता है। अब कहोगे सर नई चीज क्या आ गई? अब ये नई चीज ये आ गई कि आप इंटरनल लेवल पे आप कंप्यूटर सिस्टम में जो कार्य करते हो ना, उसके लिए फिक्स कमांड बनी होती है,
और वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग बनी होती है। जैसे अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो लगभग आपके 800 सिस्टम कॉल पे कार्य करता है, और लगभग वो 800 सिस्टम कॉल ना उससे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सारे सब टाइप के कार्य करके दे देता है। आपको सभी टाइप के जो आपके काम होते हैं ना वो उन 800 सिस्टम कॉल से होते हैं। आप उसके बाद में आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये जो पर्टिकुलर ये जो लाइन लिखी ना इस लाइन को इंटरनली एक सिस्टम कॉल में कन्वर्ट किया जाएगा, और वो काम कौन कर देगा? सेल। तो सेल क्या करता है? सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरेक्ट होकर और क्या करता है? कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए कन्वर्ट करता है। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मेन कंपोनेंट कौन आ जाता है? कर्नल। कर्नल क्या करेगा? कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम्स का वह कोर कंपोनेंट होता है जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट होकर हार्डवेयर पर वर्क करवाता है। नोट डाउन करो एक बार, इस पॉइंट को लिख देता हूं इसके। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट जिसको हम ओएस ब्रेन भी कहते हैं। कोर कंपोनेंट होता है जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है। इसका मतलब होता है कर्नल वह कंपोनेंट होता है जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो इसका मतलब होता है कि हार्डवेयर लेवल पे जो मैनेजमेंट होता है ना वो कौन करता है? कर्नल। ना हार्डवेयर लेवल के मेन जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उन मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स का मैनेजमेंट जो करके देता है वो मैनेजमेंट कौन कर देता है? कर्नल कर देता है। कौन कर देता है? कर्नल कर देता है। सेल की बात करें सेल प्रोग्राम की सहायता से एप्लीकेशन प्रोग्राम कमांड को एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करके एप्लीकेशन कमांड को एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओएस कमांड में कन्वर्ट करता है। क्या? कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर कंपोनेंट होता है ओएस ब्रेन BRAIN ओएस ब्रेन होता है जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट होता है। जो किससे इंटरेक्ट होता है? हार्डवेयर लेयर सबसे इनर मोस्ट क्यों होती है? देखो हार्डवेयर लेयर सबसे इनर मोस्ट इसलिए होती है कि हार्डवेयर जो होता है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम काम में लेते हैं, और उसको काम में लेने के लिए हम किसकी बात करते हैं? सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। और सॉफ्टवेयर के ऊपर जो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर के रूप में हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर कंपोनेंट्स के रूप में हम कर्नल की बात कर रहे हैं ना। अब देखो, अब एक पार्ट आता है आपका सिस्टम कॉल। क्या आता है? सिस्टम कॉल। अब सिस्टम कॉल क्या होगा?
सिस्टम कॉल का मतलब होता है यूजर की जो हाई लेवल कमांड होती है उसको इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कमांड में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सिस्टम कॉल की सहायता से इसके ऊपर पॉइंट लिख लीजिए, इसके ऊपर पॉइंट लिख लीजिए सिस्टम कॉल, इसमें पॉइंट लिख लीजिए सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल की सहायता से लिखो यहां पे, सिस्टम कॉल की सहायता से, सिस्टम कॉल की सहायता से यूजर की हाई लेवल कमांड, यूजर की हाई लेवल कमांड को इंटरनल, यूजर की हाई लेवल कमांड को इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कमांड में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि कर्नल की सहायता से, जिससे कि कर्नल की सहायता से हार्डवेयर कंपोनेंट पर, कर्नल की सहायता से हार्डवेयर कंपोनेंट पर कार्य किया जा सके, ठीक है। अब देखो इसका सिंपल सा मतलब समझो भाई, सिंपल सी बात है, मान चलो आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले करनी है, आपको कोई भी रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए जनरली आप सी लैंग्वेज में आप जैसे प्रिंट एफ लिख देते हो, है ना। सी में आप किसको काम में लेते हो भाई, आपको मॉनिटर पे कुछ डिस्प्ले करना है, तो आप सी लैंग्वेज में एक फंक्शन काम में लेते हो जिसको हम बोलते हैं प्रिंट एफ। इसी टाइप से आप सी प्लस से बात करते हो तो वहां पे क्या काम लेते हो, सी आउट काम में लेते हो। इसी टाइप से जब आप जावा की बात करते हो तो किसको काम में लेते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब है ना, ये आपकी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग पार्ट है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग फंक्शन है, जिसको कि हम क्या करते हैं, जिसको कि हम काम में लेते हैं, किसके लिए, मॉनिटर पे कुछ डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। ठीक, लेकिन ये जो सारी की सारी कमांड ना, ये आपकी किसकी कमांड है, ये आपकी यूजर की हाई लेवल कमांड है। और यूजर की जो हाई लेवल कमांड होती है, इसका मतलब है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से लिखा गया क्या है, कोड है। ये हाई लेवल लैंग्वेज की हेल्प से लिखा गया कोड है ना, ये इंटरनली डायरेक्टली काम नहीं करता। सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसको इंटरनल कमांड में कन्वर्ट किया जाएगा। और यहां पे इसके लिए हम जिस इंटरनल कमांड की बात कर रहे हैं ना, इसकी इंटरनल कमांड के रूप में बात कर रहे हैं कि इन सभी पार्ट्स को हम इंटरनली एक ही कमांड के नाम जानते हैं, जैसे हम कहते हैं राइट, है ना, जैसे राइट सिस्टम कॉल। ठीक, ठीक, राइट सिस्टम कॉल। इस देखो इस टाइप से और भी सिस्टम कॉल, रीड, ओपन, ठीक है, ये बहुत सारी क्या होती है, सिस्टम्स कॉल होती है। ये बहुत सारी क्या होती है, आपकी सिस्टम कॉल होती है। बैक करना है, 1 मिनट आप ये नोट डाउन कर लो, फिर कर देंगे। देखो ये जो हम पार्ट जिसकी बात कर रहे हैं, इस पार्ट के अंदर अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ये रोल प्ले ये करने वाला है कि हमें कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर कोई भी कार्य करना है ना, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कार्य करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम्स में कोई मूवी प्ले करते हैं ना, तो मूवी प्ले करने के लिए जो आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है, और उस स्क्रीन पे जब आप डबल क्लिक करके जब आप वो मूवी प्ले कर रहे हो ना, तो उसके बाद जो जितना भी काम होता है ना, आपका जो डबल क्लिक करना जो इंटरनली जितना भी काम होता है ना, वो सारा का सारा काम कौन कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। इवन कि आपके सामने जो कंप्यूटर आपको जो दिखाई दे रहा है, इस कंप्यूटर में जो आपके सामने ये जो होम पेज जो आपको दिखाई दे रहा है, वो जो आइकन्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्या करें, ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब इसमें आप कोई भी आप एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन कर रहे हो, आप किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो ओपन कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे आपका इंटरनली जो आपका वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका इंटरनली वर्क कर रहा है, ठीक। तो उसके बाद सबसे पहले अब नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो मूव ऑन करने वाले हो, मूव ऑन इसमें करने वाले हैं कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जो आपका बूटिंग प्रोसेस होता है, उस बूटिंग प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं वो आपको एक बार सबसे पहले आपको बताना है, फिर मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बताओ व्हाट इज द बूटिंग, बूटिंग क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? कंप्यूटर को चालू करना नहीं, ये देसी भाषा नहीं बताना, वो टेक्निकल भाषा बताना है ना? किस में बताना है? वो टेक्निकल भाषा में, है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में लोड करना नहीं, इससे भी गहराई में बताना है। हार्डवेयर का सबसे पहले सेल्फ टेस्ट होता है ना? उसके बाद ये होता है कैसे कैसे होता है। सबसे पहले पावर ऑन होती है इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स बता सकता है कोई कि ओएस को, मतलब बेसिकली बूटिंग का मतलब क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है? परफेक्ट तरीके से बताना है व्हाट इज द बूटिंग, कौन कौन सी स्टेप होती है बूटिंग में। वो तो वार्म बूटिंग कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है देखो कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर को जस्ट हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर शट डाउन है, उसको फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, है ना। वार्म बूटिंग मतलब होता है कि कंप्यूटर ऑलरेडी पहले से स्टार्ट, उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, वो तो हो गया। परफेक्ट तरीके से बताओ कि बूटिंग प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप को फॉलो किया जाता है, बूटिंग प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप को फॉलो किया जाता है, ये आपको परफेक्ट तरीके से बताना है। देखो हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें शायद इस प्रोसेस के बारे में तो पता होना चाहिए, और अगर अगर हमें इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता तो फिर हमें कहीं कुआं जोड़ में पड़ के डूब के मर जाना चाहिए। अब सोच के देखो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते हुए अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता तो फिर तो क्या ही पता है, फिर तुम बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं वो क्या ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले हम बूटिंग की बात करें तो बूटिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें कंप्यूटर क्या करता है? अपने आप को ऑन करता है। बूटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कंप्यूटर अपने आप को ऑन करता है, साथ में कंप्यूटर अपने सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करता है, और हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करने के साथ साथ में कंप्यूटर्स के अंदर जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ग्रुप जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करवाया जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। लेकिन इस बूटिंग के प्रोसेस के अंदर बहुत सारी स्टेप्स होती है, और ये बूटिंग प्रोसेस की जो स्टेप होती है ना, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है, और पिछली बार बीसीए के एग्जाम में बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जब कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस की बात करते हैं, बूटिंग की बात करते हैं, तो भाई कंप्यूटर के अंदर हमें पता है कि दो टाइप की मेमोरी को हम काम में लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं? दो टाइप की मेमोरी को हम काम में लेते हैं, और दो टाइप की जो मेमोरी हम काम में लेने वाले हैं, उस मेमोरी के रूप में हमारे पास में एक जो मेमोरी होती है, वो मेमोरी कैसी होती है? कैसी होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। और एक कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल, मतलब स्थायी और अस्थायी। एक तो स्थायी मेमोरी होती है, कौन सी होती है? अस्थायी। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी होती है, और एक कौन सी मेमोरी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। अब हम कंप्यूटर सिस्टम को थोड़ा सा डेप्थ लेवल तक जाना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जो बूटिंग का जो प्रोसेस होता है, उस बूटिंग के प्रोसेस में हम किस टाइप से कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं, किस टाइप से कैसे हम कार्य करते हैं। ठीक, नोट डाउन मत करो, एक बार आराम समझो, नोट डाउन अभी नहीं करना, आपको टाइम दे दूंगा नोट डाउन करने के लिए, आराम समझो। सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी ग्रुप में जनरली हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करते हैं, या फिर आज के दिन किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? एसएसडी। एसएसडी जानते हो ना, क्या होता है एसएसडी? जैसे एचडीडी क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। इसी टाइप से एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये होती क्या है ये भी पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क कंपेरिजन में काफी गुना फास्ट होती है। ठीक, अब पॉइंट ये आता है कि आपके पास में कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास में कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, वो मेमोरी होती है वोलेटाइल मेमोरी। कैसे होती है? वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल को हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी, अस्थायी। क्या कहते हैं? अस्थायी। और एक हमारे पास मेमोरी होती है कौन सी? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब
कौन सी? परमानेंट मतलब स्थायी, परमानेंट मतलब स्थायी। इसका मतलब हमें जो डेटा परमानेंटली स्टोर करना होता है उसको हम वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर करते हैं, और कुछ डेटा हम किसमें? नॉन वोलेटाइल मेमोरी में लेके आते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि आपके पास में कंप्यूटर के अंदर जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उस मेमोरी का डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है आपके कंप्यूटर के पावर ऑफ होने के बाद भी। लेकिन जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, इस वोलेटाइल मेमोरी का जो डेटा होता है वो डेटा आपका तब तक रहता है आपके इस मेमोरी के अंदर जब तक आपके कंप्यूटर में पावर ऑन है। पावर ऑन है तब तक इस पर्टिकुलर मेमोरी में डेटा है, जैसे ही पावर ऑफ आपकी मेमोरी डेटा रीच, खत्म। अब पॉइंट आता है कि आपका कंप्यूटर बंद है, कंप्यूटर क्या है? शट डाउन है, बंद है, और उस बंद कंप्यूटर में डेटा जो है वो कहां पे? किसमें? सेकेंडरी मेमोरी में। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टोर होता है वो कहां पे होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये सबसे पहला पॉइंट तो यही बन गया कि कंप्यूटर के अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहां स्टोर होता है? यहां स्टोर होता है, ओएस है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहां पे स्टोर होता है परमानेंट, ठीक। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो सीपीयू है ना, सीपीयू, ये सीपीयू इस मेमोरी को नहीं जानता। किसको नहीं जानता? इस मेमोरी को नहीं जानता। मतलब सीपीयू इस मेमोरी से डेटा नहीं उठा सकता। सीपीयू तो एक्सेस करने के लिए, डेटा एक्सेस करने के लिए ये जो मेमोरी है ना, इस मेमोरी को जानता है। किसको? रैम को। यहां से डेटा उठा सकता है। सीपीयू को नहीं पता कि सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी को जानता ही नहीं है, इसको नहीं पता। ये सेकेंडरी मेमोरी से न तो डेटा उठा सकता है और न जानता है सेकेंडरी मेमोरी को। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले जब हम कंप्यूटर में पावर ऑन बटन पे क्लिक करते हैं, पावर ऑन बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, तो पावर ऑन बटन पे क्लिक करने का मतलब है कि आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के अंदर अब क्या होगी? पावर सप्लाई होगी। अब देखना, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में पावर सप्लाई तो हो गई, उसके बाद में आगे का काम कौन करेगा? आगे काम करेगा सॉफ्टवेयर। कौन करेगा? सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर है ना, वो सारे के सारे कहां पे? यहां पे। सॉफ्टवेयर सारे के सारे कहां पे? यहां पे। अब ये जो सेकेंडरी मेमोरी के सॉफ्टवेयर ना, इन सेकेंडरी मेमोरी के सॉफ्टवेयर को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब इसके अंदर जो डेटा है ना, इस डेटा को ये सीपीयू नहीं जानता, और ये जो डेटा है इस डेटा को हम एक्सेस करते हैं इस पर्टिकुलर रैम के थ्रू, मतलब इस मेमोरी के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो यहां पे हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस पर्टिकुलर सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सेस करें कैसे? एक्सेस करने का क्या तरीका है? एक्सेस कैसे करें? जैसे हमने पावर ऑन किया, पावर ऑन करने के बाद में जो सीपीयू है ना, वो सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू तो यहां से डेटा मांगेगा, यहां से डेटा कहेगा मुझे डेटा दो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक स्पेसिफिक टाइप की मेमोरी को काम में लेना पड़ेगा, और जो स्पेसिफिक टाइप की मेमोरी होगी ना, उस मेमोरी का काम क्या होगा? यहां पे हम एक स्पेसिफिक टाइप की मेमोरी की बात करते हैं, और स्पेसिफिक टाइप की जो मेमोरी की हम बात करेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं किसकी? रोम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रोम की बात कर रहे हैं। अब है ना, रोम जो है ना, ये बेसिकली होती तो आपकी कैसी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, मतलब स्थायी, नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। इसका मतलब कैसे होती है? स्थायी मेमोरी होती है। कैसी होती है? स्थायी मेमोरी। अब ये जो स्थायी मेमोरी होती है ना, ये आपकी मदरबोर्ड की मेमोरी होती है। किसकी होती है? मदरबोर्ड, मतलब सीपीयू की मेमोरी होती है। ये किसकी होती है? सीपीयू की मेमोरी होती है। इस मेमोरी के अंदर हम क्या करते हैं? हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? प्रोग्राम स्टोर करते हैं। अब इस मेमोरी में जो प्रोग्राम स्टोर करते हैं ना, वो कौन से प्रोग्राम हम स्टोर करते हैं? वो हम इस मेमोरी में वो प्रोग्राम स्टोर करते हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटर क्या कर सके? हमारा कंप्यूटर ऑन हो सके। भाई सिंपल से आपको इतना ध्यान रखना है, इस मेमोरी में हम उन प्रोग्राम को रखते हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटर क्या हो सके? ऑन हो सके। और कंप्यूटर को ऑन करवाने के लिए जिस प्रोग्राम की हम बात करते हैं, वो प्रोग्राम के रूप में कौन सा प्रोग्राम होता है? किसकी बात करते हैं? बायोस। बायोस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बायोस की बात करते हैं ना। आज के दिन बायोस के अलावा हम एडवांस कॉन्सेप्ट के रूप में हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट को काम में लेने लग गए, यूईएफआई। हमें बायोस की जगह हम दूसरे कॉन्सेप्ट को काम में लेने लग गए, यूईएफआई। अब हमारे पास जो बायोस है ना, ये बायोस एक क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। लेकिन ना, ये स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है? स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है,
जिसको कि हम फर्मवेयर के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं? फर्मवेयर, है ना, फर्मवेयर। ये नाम तो सुन रखे होंगे, जिन बच्चों ने कंप्यूटर पढ़ रखा है उनने तो नाम सुन रखे होंगे, फर्मवेयर। अब फर्मवेयर भी एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, फर्मवेयर भी एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। तो फर्मवेयर एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हार्डवेयर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे होते हैं? हार्डवेयर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, मतलब आपकी ऑन चिप के साथ जो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होते हैं ना, उनको फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड के ऊपर जो मेमोरी होती है, कौन सी? रोम। उस रोम में एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, किसको? बायोस को। और वो जो बायोस सॉफ्टवेयर ना, उस बायोस सॉफ्टवेयर को कहते हैं फर्मवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर काम क्या होगा? इस सॉफ्टवेयर काम होगा कि ये आपके कंप्यूटर के स्टार्टअप प्रोग्राम को रखेगा। किसको रखेगा? कंप्यूटर के स्टार्टअप प्रोग्राम को रखेगा। अब ना, जो बायोस है ये अपने आप में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। किसमें होता है? रोम में स्टोर होता है। और रोम एक परमानेंट मेमोरी है। इस बायोस के अंदर हम कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन प्रोग्राम को रखते हैं। अब होगा क्या? जैसे कंप्यूटर के अंदर आपने पावर ऑन किया, पावर ऑन करते के साथ में जो नेक्स्ट काम होता है ना, वो नेक्स्ट काम कंप्यूटर होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट। लेकिन पोस्ट परफॉर्म करवाने के लिए भी आपकी हेल्प कौन करेगा? बायोस। पोस्ट परफॉर्म भी आपका बायोस करवाएगा। कौन करवाएगा? बायोस। बायोस आपके पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा और पोस्ट ऑपरेशन के द्वारा आपके कंप्यूटर्स के जो कंपोनेंट हैं उनमें यह चेक किया जाता है कि सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में आपकी रैम प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही, आपके कंप्यूटर्स के अंदर आपके कीबोर्ड्स प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर इनमें से कोई प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो आपको एक बीप का साउंड सुनाई देता है, और बीप के साउंड्स के अलावा आपके पास में एरर मैसेज भी आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो काम होता है, वो नेक्स्ट काम ये होता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो आपका बूट स्टेप लोडर होता है, बूट स्टेप लोडर एक प्रोग्राम होता है। बूट स्टेप लोडर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जिसका काम ये होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रैम में लोड करेगा। उस बूट स्टेप लोडर को क्या किया जाता है? उस बूट स्टेप लोडर को सबसे पहले ढूंढा जाता है बायोस प्रोग्राम में, और उसकी सहायता से मास्टर बूट रिकॉर्ड एक हमारे पास में रिकॉर्ड नंबर होता है जो यह बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में कहां पे मौजूद है। उस मास्टर बूट रिकॉर्ड की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर कंपोनेंट होता है, उस कोर कंपोनेंट को सबसे पहले किसमें? रैम में लाया जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट कौन सा होता है? कर्नल। अभी लिखो है जस्ट अभी। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट कर्नल को रैम में लाया जाता है, लोड करवाया जाता है, और रैम में कर्नल को लोड करवाने के बाद कर्नल को इनिशियलाइज करवाया जाता है। मतलब कर्नल को लोड हो गया, और कर्नल जब इनिशियलाइज होगा ना, तो अब कर्नल क्या करेगा? आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के रूप में आपके मेन कंपोनेंट्स है ना, जैसे आपका प्रोसेसर है उसका मैनेजमेंट, मेमोरी है उसका मैनेजमेंट, आईओ है उसका मैनेजमेंट, ये सब करने लग जाएगा। ठीक है, ये सब काम करने लग जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो काम होता है, नेक्स्ट काम ऑपरेटिंग सिस्टम के रिमेनिंग पार्ट को रैम में लोड करवाया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इनिशियल प्रोग्राम होते हैं, इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो आपके बैकग्राउंड जो आपके प्रोसेस होते हैं, बैकग्राउंड जो प्रोग्राम होता है, उनको लोड करवाया जाता है, और फिर आपका होम स्क्रीन ओपन होकर आता है। और ये सारी की सारी जो स्टेप्स होती है, ये सारी की सारी स्टेप्स से आपकी क्या होती है? बूटिंग प्रोसेस होता है। एक बार नोट डाउन करना स्टार्ट करो ये, और फिर उसके बाद में पूरा स्टेप लिखवाता हूँ, पूरी स्टेप लिखवाता हूँ एक बार। लास्ट बीसीआई के एग्जाम में एक यहां से क्वेश्चन बन गया था, अच्छा क्वेश्चन बना था। बूट लोडर, बूट लोडर कहाँ पे सिचुएटेड होता है? और बूट लोडर जो पार्ट होता है वो बायोस का होता है, लेकिन वो सिचुएटेड कहाँ पे होता है? वो रोम में होता है।
वो पार्ट बायोस का होता है। बूट लोडर होता है वो बायोस का ही एक पार्ट होता है। बूट लोडर अभी लिखवाऊंगा आपको, निश्चिंत रहो लिखवाऊंगा आपको। बूट लोडर बायोस का ही एक पार्ट होता है जो सिचुएटेड कहाँ होता है, जो सिचुएटेड आपके रोम में होता है। इसके ऊपर आपके लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन गया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया था। इसलिए ये छोटी छोटी जो चीजें है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके ऊपर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फिर लिखवाएंगे, सारी चीज लिखवाएंगे। बायोस के जैसा ही एक कॉन्सेप्ट होता है, लिखवाएंगे सारी चीज, निश्चिंत रहो। हो गया, नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ू। आप लोग रफ में नोट्स बनाते हो? ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट रफ में नोट्स बनाते हैं, रफ कॉपी नोट्स बनाते हैं? फिर घर पे जाकर फेर बनाओगे? नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं होता। आप नोट्स फेर बनाओ, है ना। जितने भी स्टूडेंट्स आप मेरे से स्टडी करते हो ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी स्टूडेंट्स को नोट्स फेर कॉपी में बनाने, रफ मत बनाओ, फेर बनाओ। घर पे जाके क्या करना है वो तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि आप घर पे जाके जब नोट्स वापस फेर बनाओगे इतना टाइम बचता नहीं है। बहुत सारा सिलेबस है, वाइड सिलेबस, इसको कवर भी करना है। ठीक है, आप यहाँ पे जो कॉपी लेके आते हो ना वो फेर कॉपी लेके आया करो, उसी में नोट्स बनाया करो। घर पे जाने के बाद में आपको क्या काम करना है वो मैं बताऊंगा, है ना, वो धीरे धीरे मैं बता दूंगा आपको। नोट्स फेर कॉपी में बनाओ, पहला पॉइंट लिखो यहाँ पे। बूटिंग एक प्रोसेस होता है, बूटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कंप्यूटर अपने आप को ऑन करता है सभी और सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करके, सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करके ऑपरेटिंग सिस्टम को, सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करके ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी, ऑपरेटिंग मतलब मेन मेमोरी मतलब रैम, मेन मेमोरी में लोड करवाता है। ठीक है, बूटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। बूटिंग इज ए प्रोसेस, है ना, जिसमें क्या होता है, आप जो कंप्यूटर होता है वो अपने आप को क्या करता है, ऑन करता है। और ऑन करने के लिए क्या करता है, सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट चेक करके, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को किसमें, रैम में, मेन मेमोरी में लोड करवाता है। ठीक, अब बूटिंग प्रोसेस की स्टेप आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट है बूटिंग प्रोसेस स्टेप। बूटिंग प्रोसेस स्टेप। बूटिंग प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेप होती है उसके बारे में पढ़ो। सबसे पहले स्टेप होती है कौन सी, पावर ऑन। पावर ऑन या इसको बोलते हैं पावर सप्लाई। पहली स्टेप में आप सबसे पहले क्या करते हो, कंप्यूटर्स का जो पावर ऑन का बटन है उसको ऑन करते हो। ठीक है, सबसे पहले आप कंप्यूटर में जो आपका बटन होता है पावर ऑन का उसके क्या करते हो, प्रेस करते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप आती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखो नाम से पता लग रहा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट। अब पोस्ट में क्या होगा, पोस्ट में क्या होगा, पोस्ट में
जो बायोस होता है ना, बायोस, जो बायोस प्रोग्राम होता है, बायोस प्रोग्राम की हेल्प से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में पावर सप्लाई का टेस्ट किया जाता है। किसकी हेल्प से? बायोस प्रोग्राम। तो माई मदरबोर्ड पर सिचुएटेड, मदरबोर्ड पर मौजूद बायोस प्रोग्राम की हेल्प से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बीच पावर सप्लाई टेस्ट की जाती है। तो लिखो, इसमें पॉइंट लिखो। बायोस की सहायता से कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट की पावर सप्लाई चेक की जाती है। यहाँ पे क्या होगा, आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या कहेगा, पावर सप्लाई चेक की जाती है। ठीक है, अब पावर सप्लाई का मतलब भाई किस किस की पावर सप्लाई, जैसे आपके रैम की पावर सप्लाई होगी, जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो पावर सप्लाई ग्रुप में किस, जैसे आपके रैम को चेक किया जाएगा, रैम के अंदर प्रॉपर पावर जा रही है नहीं जा रही है ना। ठीक है, जैसे कीबोर्ड चेक हो गया आपका। ठीक, इस टाइप से आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। ठीक, अच्छा, कोई भी एरर आने पर यहाँ पे बीप की आवाज आती है ना। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था, जो कंप्यूटर में जो बीप की आवाज आती है वो कंप्यूटर में कौन से चेकअप पे आती है, वो आपके पोस्ट चेकअप पे आती है। कौन चेकअप आती है? पोस्ट चेकअप पे। कंप्यूटर के ऑन करते समय, बूटिंग करते समय जो बीप का वॉइस आता है, बीप का साउंड आता है, वो आपके पोस्ट पे आता है। अगर आपके कोई भी आपका कंपोनेंट्स प्रॉपर वर्किंग नहीं है तो एक बीप का साउंड आ सकता है। और अगर आपके कोई ऐसा कंपोनेंट्स है जैसे रैम है, वो रैम जो है वो आपके वर्क ही नहीं कर रहे, तो फिर आपके पास में एरर मैसेज आ जाएगा। तो प्रॉब्लम होने पर क्या होगा, बीप साउंड या एरर मैसेज आता है। ठीक है, अगर लिखो, प्रॉब्लम होने पर बीप साउंड या एरर मैसेज आता है, एरर मैसेज आता है। प्रॉब्लम होने पर बीप साउंड या एरर मैसेज आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसके बारे में बात करेंगे, थर्ड हम बात करेंगे इसका, बायोस UEFI एग्जीक्यूशन। अब देखो यहाँ पे जो बायोस जो होता है ना, वो एक प्रोग्राम ही होता है जिसको क्या बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस हमारे पास में प्रोग्राम होता है जिसको क्या बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। UEFI ये बायोस का एक एडवांस ही कॉन्सेप्ट है। बायोस जैसा है लेकिन बायोस से एडवांस है, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, जिसको हम बोलते हैं, देखो यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। देखो ये जो प्रोग्राम होता है ना, ये बायोस प्रोग्राम होता है या फिर आप UEFI जो प्रोग्राम होता है, ये आपकी हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे? आगे का जो कार्य है उस आगे कार्य में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे यहां से इसी की हेल्प से क्या होगा, इसी की हेल्प से आपका जो आपका बूट स्टेप लोडर है ना, उस बूट स्टेप लोडर को ही क्या करेगा, लोड करवाया जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कार्य के लिए जो काम करेंगे उसमें हम इसी की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हार्डवेयर को इनिशियलाइज करके, और हम यहाँ पे बात करेंगे हार्डवेयर को इनिशियलाइज करके, हम कह रहे हैं यहाँ पे हार्डवेयर इनिशियलाइज करके, हार्डवेयर इनिशियलाइज करके
बूट डिवाइस लोड करते हैं, हार्डवेयर इनिशियलाइज करके बूट डिवाइस क्या करते हैं, लोड करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बूट लोडर को लोड करते हैं। ठीक है, फिर इसी के द्वारा क्या हो जाएगा, बूट लोडर को हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। बूट लोडर लोड, इसी में हम क्या करेंगे, बूट लोडर क्या करेंगे, लोड करेंगे। ठीक है, अब जैसे बायोस में देखो जो बूट लोडर होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब बूट लोडर आपके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ पे बात करें बूट लोडर प्रोग्राम, जैसे आपने बूट लोडर का नाम सुना, एक जैसे आपने नाम सुना हो ग्रैब, ग्रैब एक बूट लोडर प्रोग्राम है ना। इस टाइप से विंडो के लिए विंडो बूट लोडर होता है, जैसे विंडोज बूट लोडर होता है। ग्रैब विंडो बूट लोडर को रैम में लोड किया जाता है। अब देखो इस बूट लोडर प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, इस बूट लोडर प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मास्टर बूट रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन होगी। इसके पास क्या मिलेगा, इसके पास मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मास्टर बूट रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मास्टर बूट रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हम बात करेंगे किसकी, कर्नल सिस्टम के मास्टर मास्टर बूट रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन। यहां से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मास्टर बूट रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और मास्टर बूट रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में अब हम सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लोड करवा सकते हैं। हमें अब किसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी किसकी, मास्टर बूट रिकॉर्ड की। ना मास्टर बूट रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मास्टर बूट रिकॉर्ड वह रिकॉर्ड होता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इनिशियल पॉइंट को रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इनिशियल प्रोग्राम रैम और सॉरी कर्नल को रखता है ना, कर्नल रखता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कर्नल को लोड करेंगे। नेक्स्ट हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल लोड। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कर्नल लोड का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कर्नल प्रोग्राम को किससे, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी रैम में लाया जाता है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कर्नल प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल पार्ट को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी किसमें, रैम में लाया जाएगा। किसमें ले लाया जाएगा, रैम में लाया जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कर्नल अपने आप को इनिशियलाइजेशन करता है। तो नेक्स्ट पार्ट किसका होता है, कर्नल का इनिशियलाइजेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कर्नल इनिशियलाइजेशन। अब कर्नल इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होगा भाई, अब कर्नल अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, और कर्नल अपना काम करना स्टार्ट कर देगा तो कर्नल का मेन काम क्या होता है, कर्नल मेन काम होता है कि जो इंपॉर्टेंट जो हार्डवेयर कंपोनेंट उनका मैनेजमेंट करना। तो यहां से आपका कर्नल क्या करेगा, मैनेजमेंट काम करेगा, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेसर मैनेजमेंट हो गया, आईओ मैनेजमेंट हो गया, वो सब काम करेगा। तो यहां पे अब क्या करेगा, कर्नल इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब क्या होगा, अब आपके मेमोरी का मैनेजमेंट हो जाएगा, प्रोसेसर के मैनेजमेंट हो जाएगा,
ठीक है, आईओ मैनेजमेंट हो जाएगा। ये सब काम करेगा कर्नल के इनिशियलाइजेशन पार्ट में, ये सब काम करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिस्टम जो आपका होता है वो सिस्टम की सर्विस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम सिस्टम इनिशियलाइजेशन करते हैं, सिस्टम की सर्विस को स्टार्ट करते हैं। सिस्टम सर्विस को इनिशियलाइजेशन मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो बैकग्राउंड प्रोग्राम होते हैं उन सब का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बैकग्राउंड प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकग्राउंड प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया जाता है। और फिर क्या होगा, फिर भी आपके जो बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो होम स्क्रीन होती है, लॉगिन स्क्रीन होती है, वो आपके सामने आ जाती है। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका यूजर का जो लॉगिन स्क्रीन होती है वो अपीयर हो जाती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं यूजर लॉगिन स्क्रीन। यूजर लॉगिन स्क्रीन अपीयर। ये सारी स्टेप्स होती हैं आपके किसमें, बूटिंग में। ये सारी किसकी में स्टेप होती है, बूटिंग में। इतना सारा काम होता है आपके बूटिंग में। ये सारी की सारी टास्क आप किस में होती है, बूटिंग में होती है। इसको हम बोलते हैं बूटिंग। अब आपके लास्ट एक एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था दिखाओ, आपको आया था क्वेश्चन, दिखाता हूँ आपको लास्ट एग्जाम का, है ना। इंपोर्ट करता हूँ, कल मैंने फाइल कहाँ पे रखी थी, BCI 2020-22। ये देखो आपको, ये मेरा पार्ट थोड़ी है, नहीं ये तो गलत हो गया। लास्ट जो आपका जो एक क्वेश्चन आया था इसके बेस पे वो दिखाता हूँ आपको। दस दिसंबर SABCA पेपर ये था शायद मेरा। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्वेश्चन था, नेटवर्क सिक्योरिटी और DBMS, और आपके ये पार्ट आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपके क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था भाई, टिनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम इज सिचुएटेड इन। टिनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम इज सिचुएटेड इन। अब ना यहाँ पे क्वेश्चन सच में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को बुक की हेल्प से भी देखोगे ना, देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये टिनी बूटस्ट्रैप लोडर है ना, इस प्रोग्राम के सिचुएटेड की मतलब सिचुएटेड कर रहा है, कहाँ सिचुएटेड है, इसका मतलब सिचुएटेड जो वर्ड्स है ना उससे ये मीनिंग निकल रहा है कि ये एक्चुअल में किस मेमोरी में मेमोरी में आपके मौजूद है। अब देखो जो टिनी बूटस्ट्रैप लोडर होता है ना, ये टिनी बूटस्ट्रैप लोडर बायोस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, बायोस प्रोग्राम का पार्ट होता है। लेकिन ये बायोस प्रोग्राम का पार्ट होता है, लेकिन सिचुएटेड ये रोम में होता है। किस में सिचुएट होता है, रोम में सिचुएट होता है। तो अब इसका जो राइट आंसर है बोर्ड ने रोम ही मानना था। अब इस पे ऑब्जेक्शन भी किया था बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन नहीं हुआ चेंज, ये रोम ही मानना था। क्योंकि यहां पे ये क्वेश्चन क्या था, ए टिनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम इज सिचुएटेड इन, मतलब कि ये साफ साफ करे एक छोटा बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम स्थित है। वो जो स्थित है ना, वो स्थित तो आपके रोम में ही है। किस में स्थित है, रोम में। लेकिन ये पार्ट, अब देखो ये जो स्थित है ये तो रोम में है, लेकिन ये पार्ट बायोस का है। किसका पार्ट है, बायोस का पार्ट है। ये क्वेश्चन आपके लास्ट 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो भाई सिंपल सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चंस काउंट करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए। अब टिनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम होता क्या है इसको पता होना चाहिए। जो बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम है ना, वही टिनी छोटा
छोटा, ठीक है, छोटा बूट स्ट्रैप लोडर, वो छोटा सा प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो आपके बायोस का पार्ट होता है, जो क्या हेल्प करता है, जो हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लोड करवाने में आपकी हेल्प करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर कंपोनेंट्स को लोड करवाने में हेल्प करता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर कंपोनेंट्स का मास्टर बूट रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है, जिससे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड हो सके। तो ये आपका क्वेश्चंस बना था लास्ट एग्जाम में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, इसके अलावा एक क्वेश्चन और था भाई, कहाँ गया, वो था ना एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को, तो इजी सा था वो, शायद मैंने ऊपर डाल रखा है, वो तो मैंने इसमें ले रखा, कहाँ पे ले रखा है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम क्वेश्चन था, इसमें ले रखा है मैंने। एक क्वेश्चन था एप्लीकेशन प्रोग्राम का, मतलब वो आपके पूछा था इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उस क्वेश्चंस को मैंने कहाँ पे रख दिया, कल की क्लास में आपसे डिस्कशन हुआ था तो आपको ध्यान भी होगा, मैंने क्वेश्चंस पुट किया था, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्वेश्चन था आपका। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, क्वेश्चन था आपका, और इसी क्वेश्चंस को हम डिस्कशन कर लेते हैं, किसमें था ये तो ध्यान नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, मतलब ये क्वेश्चन था ना जो कल मैंने आपको दिखाया था, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करना चाहता हूं आपसे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उसमें कौन सा नहीं था, डीबीएमएस नहीं था, क्योंकि डीबीएमएस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ध्यान रखना आपके हर एक पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई। छोड़ो नहीं मिल रहा अभी तो, ठीक है, तो ध्यान, इस टाइप के जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पुट होते हैं, इस टाइप के एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन पुट होते हैं, तो फिर इस टाइप क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए भाई सिंपल सी बात है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, और परफेक्ट तरीके से अगर आपको नॉलेज है तो इस टाइप क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स को तो टिनी बूटस्ट्रैप लोडर के बारे में नहीं पता कि टिनी बूटस्ट्रैप लोडर होता क्या है, तो ये जो प्रोसेस मैंने लिखवा है, ये जो कॉन्सेप्ट लिखवा है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम बेसिकली कर क्या रहे, हमारे पास में जो ओएस है वो ओएस यहाँ पे, उस ओएस को हम किस पे लेके आ रहे हैं, हम रैम में लेके आ रहे हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या हो सके, हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो सके। और कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट के लिए हमारे पास में जो स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स में सबसे पहले स्टेप्स की बात करें तो क्या होता है, बूटिंग के अंदर पावर ऑन, सबसे पहले पावर ऑन होते हैं, ठीक है ना, पावर ऑन के जस्ट बाद बायोस परफॉर्म हो जाता है, क्योंकि बायोस ही वो प्रोग्राम होता है जो किसको परफॉर्म करवाता है, पोस्ट को। एक मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, दोनों कंफ्यूज मत होना, पावर ऑन के जस्ट बाद बायोस परफॉर्म हो जाता है, बायोस की वजह से ही पोस्ट परफॉर्म होता है, ठीक है, ये भी कंफ्यूज मत होना, ठीक। सबसे पहले पावर ऑन के जस्ट बाद बायोस हो जाएगा, क्योंकि बायोस की हेल्प से ही कौन परफॉर्म होगा, पोस्ट। तो यहाँ पे साफ साफ लिखवा देना, बायोस की सहायता से कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स की पावर सप्लाई क्या की जाती है, चेक की जाती है। फिर पावर सप्लाई चेक होने के बाद फिर बायोस का क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा, बायोस का इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है। अब जो बायोस का इनिशियलाइजेशन होगा, इसका मतलब होगा कि आपके हार्डवेयर का इनिशियलाइजेशन यहां से स्टार्ट हो जाता है, और जिसमें क्या होता है, बूट डिवाइस को लोड कर लिया जाता है, जिसके बाद बूट लोडर को क्या किया जाता है, लोड किया जाता है ना। बूट लोडर को लोड का मतलब होता है कि हमारे पास में एक टिनी बूट लोडर प्रोग्राम होता है, छोटा बूट लोडर प्रोग्राम होता है, इसी को करे थे वो जो क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, टिनी बूट लोडर प्रोग्राम, यही होता है भाई, वो छोटा बूट लोडर प्रोग्राम होता है, वो यही होता है। टिनी बूट लोडर प्रोग्राम का मतलब, जैसे देखो ये नाम है टिनी बूट लोडर प्रोग्राम ना, जैसे ग्रैब, इसके अलावा विंडो बूट लोडर, विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके लिए विंडो बूट लोडर आता है, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम रैम में लोड करवाएंगे। अच्छा, इसकी हेल्प से क्या होगा, इसकी हेल्प से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल पार्ट है ना, उस कर्नल पार्ट के मास्टर बूट रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमें। फिर कर्नल पार्ट के मास्टर बूट रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन मिल गई, तो फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल पार्ट को क्या करेंगे, लोड करवा देंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल पार्ट को लोड करवाने का मतलब है कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में किसको लेके आ जाएंगे, कर्नल को, जो कि ऑपरेटिंग का सबसे मेन कंपोनेंट है। और उसी को फिर हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन करवाएंगे। उसी को इनिशियलाइजेशन करवाने का मतलब है कि अब वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, वो तो काम करेगा मैनेजमेंट का। किसका काम करेगा, मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट का काम करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर बाकी जो सर्विस होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बाकी सर्विस होती है, वो बाकी सर्विस स्टार्ट करवा देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हम यूजर्स को उसकी स्क्रीन दिखा देंगे, उसके बाद यूजर अपना काम करना स्टार्ट कर सकता है। इस टाइप से आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक। तो भी सेम मैनेजमेंट, इसी टाइप मैनेजमेंट, जैसे सपोज करो अपनी कोचिंग है, तो अपनी कोचिंग का जो पूरा मैनेजमेंट है वो एमडी सर के हाथों में होता है। तो एमडी सर क्या करते हैं, एमडी सर कोचिंग के मैनेजमेंट्स को अलग अलग लेयर्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिवाइड कर रखते हैं।
भाई वो बताते हैं भाई ये एम्प्लॉय सबसे पहले ऑफिस आके ओपन करेगा, फिर ये कंप्यूटर वगैरह ऑन कर देगा, क्लासरूम को क्या कर देगा, ऑन वगैरह कर देगा, फिर ये एम्प्लॉय ये काम करेगा, मेरे को इंस्ट्रक्शन मिलेगी, मैं पढ़ाने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन मेन मैनेजमेंट करवा कौन रहा है, एमडी सर करवा रहे। तो इसी टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो मेन काम होता है वो मेन काम होता है कंप्यूटर क्या करना, संचालित करवाना। लेकिन उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बूटिंग से हम क्या करते हैं, उसको हम स्टार्ट करवाते हैं। तो ये प्रोसेस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स का होता है। कल की क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेक्स्ट जो फंक्शनलिटी होती है उस फंक्शनलिटी बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी होती है, वो सारी फंक्शनलिटी कल क्लास में स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट कल क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।